यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कैम्ब्रिज कंपेनियन टू ग्रीक माइथोलॉजी ने 2 बार अवसर दिया, कम से कम 2 विधाओं का विकास किया। मिथोग्राफी और पैराडॉक्सोग्राफी देवताओं और नायकों के बारे में कहानियां और अजीब या असामान्य के बारे में कहानियां क्रमशः। हिग्बी ने लिखा है कि मिथक निश्चित रूप से हेलेनिस्टिक दुनिया से पहले गद्य ग्रंथों में दिखाई दिए, लेकिन जहां तक खंडित अवशेषों से पता चलता है उनमें संकलन का स्वाद नहीं है। पुस्तकालयों में विभिन्न स्रोतों से कहानियां इकट्ठा करने में बिताया गया समय नहीं है। ऐसे पौराणिक संकलन में से आधुनिक समय में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली बिब्लियोथेका लाइब्रेरी है, जिसे अपोलोडोरस ने शायद पहली शताब्दी ईस्वी में लिखा था। भाग 2 प्रतिक्रिया, एकीकरण, प्रतिनिधित्व क्लाउड कैलम की ग्रीक मिथक और ग्रीक धर्म की चर्चा से शुरू होता है। कैलम के काम की स्थिति वॉल्यूम के मध्य बिंदु पर रूपकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा काम है जो कई पूर्ववर्ती और कई बाद के योगदानों के साथ महत्वपूर्ण तरीकों से जुड़ता है। इस दावे के साथ शुरू करते हुए कि न तो मिथक और न ही धर्म ग्रीक विचार के लिए एक मूल श्रेणी का गठन करता है। कैलम ग्रीक पौराणिक कथाओं के रूप में जो कुछ भी अवधारणा के लिए दिया जाता है उसके अस्तित्व को चुनौती देता है, जब तक कि पौराणिक कथाओं के मैनुअल के रूप में नहीं माना जाता है। जैसे कि अपोलोडोरस को जिम्मेदार ठहराए गए पुस्तकालय में ग्रीक मिथक और धर्म के संबंध की उनकी जांच 5 के स्टडीज का रूप लेती है। प्रत्येक में वो देखता है। हम देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्तिगत वीर कथा को एक मद यस्थ काव्यात्मक रूप के माध्यम से एक विशेष पंथ अभ्यास को वैध बनाने के लिए कहा जाता है, जो खाते की कथात्मक और अर्थ संबंधी विशेषताओं और संबंधित अनुष्ठान के अंतर्निहित धार्मिक और राजनीतिक अवधारणा दोनों को प्रभावित करता है। 5 गुना जांच से कैलम का निष्कर्ष काव्य शैली द्वारा समर्थित ग्रीक समुदायों के दिव्य और वीर अतीत के इस या उस प्रकरण को एक विशिष्ट पंथ संस्था और अनुष्ठान कविता के एक रूप में डाला जाता है, जो अक्सर कोरल होता है। ये काव्य रूप कथाओं से, जो हमें मिथक के रूप में दिखाई देते हैं, एक सक्रिय इतिहास बनाते हैं, जो अनुष्ठान के माध्यम से महसूस की गई सामूहिक स्मृति में अंकित होता है। और वो आगे कहते हैं, हेलेनिक परंपरा के मिथकों के समूह की विशेषता एक निश्चित प्लास्टिसिटी है, जो पंथ के लिए लगातार पुनः अनुकूलित संस्करणों की काव्य रचना की अनुमति देती है और एक बहुदेववाद द्वारा पेश किए गए धार्मिक और वैचारिक प्रतिमानों के लिए, जो ग्रीस के शहरों के विविध नागरिक स्थान और समय के भीतर भिन्न होते हैं। मिथक और ग्रीक कला एक दृश्य भाषा का निर्माण में जेनिफर नील्स पाठक को ये याद दिलाते हुए शुरू करती है कि मिथक के संबंध में ग्रीक कथात्मक कला कल्पना, सरलता और मौलिकता की एक अद्भुत डिग्री प्रदर्शित करती है। कैलम और कई योगदानकर्ताओं की प्रतिध्वनि जो पाठक अब तक देख चुके हैं, और 2 आवश्यक, एक को प्रदर्शनकारी कह सकते हैं, तत्वों पर ध्यान केंद्रित करके पाठक के लिए ग्रीक मिथक और कला के विशाल क्षेत्र को प्रबंधनीय रूप से समझाती है। पहला, एक मिथक को चित्रित करने के लिए कलाकार ने किन उपकरणों का इस्तेमाल किया और ये दृश्य भाषा कैसे आई। दूसरा, कलाकार ने अपने चुने हुए विषय को एक विशिष्ट समय में एक खास दर्शक वर्ग के लिए कैसे प्रासंगिक बनाया। कोडर्स चित्रकार द्वारा सजाए गए शराब के प्याले के उदाहरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिस पर स्थानीय नायक थिसिस के 7 कर्मों को दर्शाया गया है। जोनाथन हॉल की थिसिस के एथेनियन उपयोग की राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चर्चा अध्याय 11 को आगे बढ़ाते हुए नील्स ने खुलासा किया कि कैसे जब वस्तु के प्रतीकवाद को ठीक से पार्स किया जाता है, ये साइकिल कप नायक थिसिस के कुछ कर्मों को बताने से कहीं अधिक करता है। ये एथेंस के गौरवशाली कांस्य युग के नायक को उसके गौरवशाली वर्तमान के साथ जोड़कर इतिहास को फिर से लिखता है। एथेनियाई लोगों के लिए उनके मिथक ही उनका इतिहास थे। कोहेन साहित्य और कला दोनों में पौराणिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में परिदृश्य, गुफाएं, ग्रामीण इलाके, अंडरवर्ल्ड,
पहाड़ इत्यादि के उपयोग पर एक व्यावहारिक नजर डालते हैं और चित्रकला और मूर्ति कला में आम और साथ ही शायद ही कभी चित्रित मिथकों के आलोक में कथा और विवरण के प्रतिच्छेदन की खोज करते हैं। दूसरी शताब्दी ईस्वी के पेरिएजेटिक, यात्रा, लेखक, पौसानियास, कोहेन और पौराणिक परिदृश्य के अन्य विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, एक पूर्वव्यापी दृष्टिकोण वाला स्रोत। जब उल्लेखनीय स्थानिक चिन्हकों के रूप में लैंडमार्क एकल पेड़ों और उपवनों का ओल। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। लेख करते हैं पौसानियास, जिनके कारण हम प्राचीन स्थलों और अब लुप्त हो चुके स्मारकों के बारे में अपने ज्ञान का काफी श्रेय लेते हैं। जब परिदृश्य तत्वों का चित्रण किया जाता है तो ये एक संयमित प्रदर्शन और परिदृश्य के प्रतीकात्मक उपयोग का उपयोग करके किया जाता है। फिर भी कोहेन का तर्क है, ग्रीक कला में परिदृश्य की एक समृद्ध और व्यवहार्य अवधारणा है। वो निष्कर्ष निकालती है कि सभी मामलों में कलाकारों ने अपने दर्शकों की ग्रीक परिदृश्य के साथ गहरी परिचितता को हल्के में लिया और कल्पना से रिक्तियों को भरने के लिए कहा। यह स्थिति अंततः मिथकीय प्रवचन से बहुत अलग नहीं है, जिसके कई संस्करण परंपराओं के व्यक्तिगत कथाकारों के दृष्टिकोण और महत्व से टकराने का परिणाम थे। ये रोमन युग के इस ग्रीक पौसानियास और मिथक और यादों के मैट्रिक्स के विपरीत संदर्भ के साथ है, जिसे पौसानियास अपने द्वारा देखे जाने वाले विभिन्न पोलिस के लिए उद्धृत करता है कि जोनाथन हॉल राजनीति और ग्रीक मिथक पर अपना निबंध शुरू करता है। हॉल ने मिथक के जिन राजनीतिक उपयोगों की चर्चा की है, मिथक की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को स्वीकार करने और उचित ठहराने की क्षमता वे तर्क देते हैं। मिथक के वैचारिक चरित्र और एक यहाँ तक कि निर्दोषता पर प्रवचन करने वाले पाठ के रूप में करना चाहिए था। ये आश्चर्यजनक है। इस प्रकार बॉयल निष्कर्ष निकालते हैं, मिथक का प्रतिमानात्मक कार्य राजनीतिक और सामाजिक आलोचना में विलीन हो जाता है। ओविड की तीखी राजनीतिक आलोचनाएं पहली सदी में ही ग्रीक मिथक की अन्यता का सहारा ले सकती है। ओविड मेटामोफोसिस में जो प्रस्तुत करते हैं वो एक गैर जिम्मेदार अन्यता की दुनिया है, जिसमें उस दुनिया के नियंत्रक और उसकी नैतिकता के कथित संरक्षक उन बुराइयों का उदाहरण देते हैं जिनकी वे निंदा करते हैं। बॉयल के लिए केंद्रीय रुचि का एक काम हीरोइड्स है। ओविड का एक प्रारंभिक काम और एक स्वघोषित क्रांतिकारी आर्स 3.346, जिसमें कविताओं का एक पूरा संग्रह महिला की आवाज, महिला स्मृति और महिला की इच्छा पर केंद्रित है। ये बदले में ऐसे मुद्दे हैं जिन पर खंड 3 का पहला अध्याय रिसेप्शन सीधे तौर पर असर डालता है। वांडा जाजको द्वारा महिलाएं और ग्रीक मिथक, एक निबंध जो महिलाओं के बारे में कहानियों के वर्णन के आसपास के कुछ दसियों को महिलाओं के पक्ष में। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। यह महिला विरोधी होने और ऐसे वर्णों के वैचारिक निहितार्थों की खोज करता है। जाज को जिस मुद्दे से निपटती है वो भाग 3 के सभी अध्यायों के लिए केंद्रीय है और वास्तव में वह है जिसका हमने पहले 2 भागों में बार बार सामना किया है। वो है मिथक का पुनर्लेखन। किस बिंदु पर एक मिथक का पुनर्लेखन कुछ ऐसा बनाता है जो उस मिथक से मौलिक रूप से अलग है? क्या पुनर्लेखन का परिणाम अभी भी मिथक है? क्या अभी भी म्यूटोज है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे इस साथी के पाठक को जूझना होगा। डॉहर्टी का ये कथन कि मिथकों का आधुनिक पुनर्लेखन प्राचीन अभ्यास का ही एक सिलसिला है, 2001-10 इस तरह की धारणा का समर्थन करता है और इस बात पर बल देता है कि प्राचीन कवियों और कलाकारों ने अपने समय के मुद्दों को मिथकों की अपनी रचनाओं में स्वतंत्र रूप से शामिल किया। आइए हम अपनी छवि में देवताओं को बनाएं। मध्ययुगीन और पुनर्जागरण साहित्य में ग्रीक मिथक पर डेविड ब्रम्बल का योगदान इस प्रकार है।
प्राचीन मिथकों की अलंकारिक व्याख्या इन सामग्रियों की पहचान है, जिनके लेखक और पाठक अक्सर ग्रीक पौराणिक पात्रों की एक मिश्रित और विविधतापूर्ण प्रोफाइल ग्रहण करते हैं, एक के ऊपर एक व्याख्यात्मक वृद्धि की परतों के जमाव का उत्पाद थेसियस नाइट्स टेल में दिखाई देता है। एक अच्छा शास्त्रीय शब्दकोश हमें यह नहीं बताएगा कि चौसर के पाठकों ने थेसियस की व्याख्या एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में की होगी, सक्रिय और चिंतनशील जीवन के संतुलन के लिए एक रूपक आकृति के रूप में, पुराने नियम के पात्रों की प्रतीकात्मक रूप से यानी प्रकारों के रूप में व्याख्या करने की मध्यकालीन ईसाई परंपरा को ध्यान में रखते हुए ड्यूकालियन नूह का एक प्रकार था। हिप्पोलिटस जोसेफ का एक प्रकार हो सकता है। हिप्पोलिटस थेसियस, हरक्यूलिस, ऑर्फियस और कई अन्य मसीह के प्रकार के रूप में कार्य करते थे। उपयोग की जाने वाली व्याख्यात्मक विधियों में से एक को 4 गुना रूपक कहा जाता है, जिसमें एक साथ विभिन्न स्तरों पर रूपक रीडिंग शामिल होती है, एक विधि जो आसानी से दांते से जुड़ी होती है। हालांकि ब्रम्बल अपने पाठकों को याद दिलाते हैं, 4 गुना रूपक मध्यकालीन और पुनर्जागरण काल की बहुव्याख्या की प्रवृत्ति की सिर्फ एक अभिव्यक्ति है। सारा ब्राउन वगैरह अंग्रेजी और अमेरिकी साहित्य में ग्रीक मिथक के प्रति सबसे दिलचस्प प्रतिक्रियाओं में से कई इसकी बहुविधता को दर्ज करती है और उनके स्रोतों के प्रति एक संगत उभयवृत्ति प्रदर्शित करती है, जो श्रद्धा और विरोध का एक संयोजन है। इस युग की व्याख्यात्मक परंपरा स्पष्ट रूप से अतीत की उत्तराधिकारी है, लेकिन कोई यह भी कह सकता है कि ये प्रतिक्रियाशील संपादक का शब्द, लेखक का नहीं है। पोप, कीट्स, पाउंड, टोनी मॉरिसन और कैरोल एन डफी के लेखन में पौराणिक कथाएं केंद्रीय है, लेकिन इनमें से प्रत्येक लेखक शास्त्रीय अतीत के साथ अपने संबंधों को एक विशिष्ट तरीके से दर्शाता है। ब्राउन प्रदर्शित करती है कि पेंडुलम उस चीज के बीच झूलता रहा है जिसे वो ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक पहलुओं से सटीक रूप से तुलना करती है, जबकि कुछ लेखक जहां तक संभव हो अनुकूलन और ग्रहण की मध्यवर्ती परतों को हटाते हुए एक प्रामाणिक और प्राचीन अतीत के साथ एक अप्रत्यक्ष पत्राचार की तलाश करते दिखते हैं। दूसरों के लिए ग्रीक मिथक एक सतत परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी उत्पत्ति निश्चित रूप से होमर, हेसियोड, यूरिपिडीज आदि से जुड़ी हुई है, लेकिन जो चौसर, शेक्सपियर और मिल्टन जैसी मध्यस्थ शक्तियों के लिए कम से कम उतना ही महत्वपूर्ण ऋणी है। आंशिक रूप से ये उतार चढ़ाव लैटिनकृत मिथकीय सामग्रियों के विपरीत ग्रीक भाषा में साहित्यिक जागरूकता और रुचि के पुनरुत्थान को दर्शाते हैं। धीरे धीरे 18वीं और 19वीं शताब्दियों के दौरान ग्रीक पुरावशेषों, साहित्य और समाज में रुचि तीव्र हुई और रोमन संस्कृति से ग्रीक की ओर एक आंदोलन की पहचान की जा सकती है। हालांकि यह बदलाव स्पष्ट या निरपेक्ष नहीं था। फिर भी पेंडुलम में गति है। डफी की द वर्ल्ड्स वाइफ में मोनोलॉग पर टिप्पणी करते हुए ब्राउन ने कहा, वे 20वीं सदी के उत्तरार्ध में शास्त्रीय मिथक में रुचि के मजबूत पुनर्जागरण से उभरे हैं, जो आंशिक रूप से टेड ह्यूजेस की बहुप्रशंसित टेल्स फ्रॉम ओविड की प्रतिक्रिया है। ऐसा लगता है कि हम लैटिनकृत पौराणिक कथाओं के लिए पुनर्जागरण की प्राथमिकता पर लौट आए हैं। द कंपेनियन का समापन मार्टिन विंकलर द्वारा सिनेमा में मिथक के चित्रण के उपचार स्क्रीन पर ग्रीक पौराणिक कथाएं के साथ होता है। ग्रीक मिथकीय परंपरा का व्याख्यात्मक आयाम शायद यहां से कहीं अधिक स्पष्ट है। सिनेमा और उसके वंशज, टेलीविजन, पुरातनता की यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। पुनर्कल्पना और पुनःाविष्कार के लिए सबसे उपजाऊ जमीन साबित हुए हैं, जैसा कि विंकलर हमें बताते हैं और जैसा कि पाठक अब तक कई बार देख चुके होंगे। मिथक के अच्छी तरह से प्रमाणित और यहाँ तक कि प्रामाणिक संस्करणों के विकल्पों की कल्पना करने की परंपरा पुरातनता में ही वापस चली जाती है। ये परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई है।
इतालवी का हवाला देते हुए विंकलर अस्थायी सिनेमाई पुनर्व्याख्या की घटना को जारी रखते हैं जहां तक संभव हो, अनुकूलन और ग्रहण की मध्यवर्ती परतों को हटाते हुए दूसरों के लिए ग्रीक मिथक एक सतत परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी उत्पत्ति निश्चित रूप से होमर, हेसियोड, यूरिपिडीज आदि से पता लगाई जा सकती है, लेकिन जो चौसर, शेक्सपियर और मिल्टन जैसी मध्यस्थ शक्तियों के प्रति कम से कम उतना ही महत्वपूर्ण ऋणी है। कुछ हद तक ये उतार चढ़ाव लैटिनकृत पौराणिक सामग्रियों के विपरीत ग्रीक भाषा के प्रति साहित्यिक जागरूकता और रुचि के पुनरुत्थान को दर्शाते हैं। धीरे धीरे 18वीं और 19वीं शताब्दियों के दौरान ग्रीक पुरावशेषों, साहित्य और समाज में रुचि तेज हुई और रोमन संस्कृति से ग्रीक संस्कृति की ओर एक आंदोलन की पहचान की जा सकती है। हालांकि ये बदलाव तीव्र या पूर्ण नहीं था, फिर भी पेंडुलम में गति है। डफी की द वर्ल्ड्स वाइफ में एक आलापों पर टिप्पणी करते हुए ब्राउन ने कहा, वे 20वीं सदी के उत्तरार्ध में शास्त्रीय मिथकों में रुचि के प्रबल जागरण से उभरे हैं, जो कि टेड ह्यूजेस की बहुप्रशंसित टेल्स फ्रॉम ओविड की प्रतिक्रिया है। ऐसा लगता है कि हम लैटिनकृत पौराणिक कथाओं के लिए पुनर्जागरण की पसंद पर लौट आए हैं। द कंपेनियन का समापन मार्टिन विंकलर के सिनेमा में मिथक के चित्रण के उपचार स्क्रीन पर ग्रीक पौराणिक कथा के साथ होता है। ग्रीक पौराणिक परंपरा का व्याख्यात्मक आयाम शायद यहां से कहीं अधिक स्पष्ट है। सिनेमा और इसकी संतान टेलीविजन पुरातनता को फिर से कल्पना करने और उसका पुनराविष्कार करने के लिए सबसे उपजाऊ जमीन साबित हुए हैं, जैसा कि विंकलर हमें बताते हैं और जैसा कि पाठक अब तक कई बार देख चुके होंगे। मिथकों के अच्छी तरह से प्रमाणित और यहाँ तक कि विहित संस्करणों के विकल्पों की कल्पना करने की परंपरा पुरातनता में ही वापस चली जाती है। ये परंपरा कभी बंद नहीं हुई है। विंकलर इतालवी का हवाला देते हुए अस्थायी सिनेमाई पुनर्व्याख्या की घटना को जारी रखते हैं, जहां तक संभव हो अनुकूलन और ग्रहण की मध्यवर्ती परतों को हटाते हुए दूसरों के लिए ग्रीक मिथक एक सतत परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी उत्पत्ति निश्चित रूप से होमर, हेसियोड, यूरिपिडीज आदि से पता लगाई जा सकती है, लेकिन जो चौसर, शेक्सपियर और मिल्टन जैसी मध्यस्थ शक्तियों के प्रति कम से कम उतना ही महत्वपूर्ण ऋणी है। कुछ हद तक ये उतार चढ़ाव लैटिनकृत पौराणिक सामग्रियों के विपरीत ग्रीक भाषा के प्रति साहित्यिक जागरूकता और रुचि के पुनरुत्थान को दर्शाते हैं। धीरे धीरे 18वीं और 19वीं शताब्दियों के दौरान ग्रीक पुरावशेषों, साहित्य और समाज में रुचि तेज हुई और रोमन संस्कृति से ग्रीक संस्कृति की ओर एक आंदोलन की पहचान की जा सकती है। हालांकि ये बदलाव तीव्र या पूर्ण नहीं था, फिर भी पेंडुलम में गति है। डफी की द वर्ल्ड्स वाइफ में एक आलापों पर टिप्पणी करते हुए ब्राउन ने कहा, वे 20वीं सदी के उत्तरार्ध में शास्त्रीय मिथकों में रुचि के प्रबल जागरण से उभरे हैं, जो कि टेड ह्यूजेस की बहुप्रशंसित टेल्स फ्रॉम ओविड की प्रतिक्रिया है। ऐसा लगता है कि हम लैटिनकृत पौराणिक कथाओं के लिए पुनर्जागरण की पसंद पर लौट आए हैं। द कंपेनियन का समापन मार्टिन विंकलर के सिनेमा में मिथक के चित्रण के उपचार स्क्रीन पर ग्रीक पौराणिक कथा के साथ होता है। ग्रीक पौराणिक परंपरा का व्याख्यात्मक आयाम शायद यहां से कहीं अधिक स्पष्ट है। सिनेमा और इसकी संतान टेलीविजन पुरातनता को फिर से कल्पना करने और उसका पुनराविष्कार करने के लिए सबसे उपजाऊ जमीन साबित हुए हैं, जैसा कि विंकलर हमें बताते हैं और जैसा कि पाठक अब तक कई बार देख चुके होंगे। मिथकों के अच्छी तरह से प्रमाणित और यहाँ तक कि विहित संस्करणों के विकल्पों की कल्पना करने की परंपरा पुरातनता में ही वापस चली जाती है। ये परंपरा कभी बंद नहीं हुई है। विंकलर इतालवी का हवाला देते हुए अस्थायी सिनेमाई पुनर्व्याख्या की घटना को जारी रखते हैं। ग्रीक मिथकीय परंपरा का व्याख्यात्मक आयाम शायद यहां कहीं और अधिक स्पष्ट नहीं है। सिनेमा और उसके वंशज टेलीविजन पुरातनता की पुनर्कल्पना और पुनःाविष्कार के लिए सबसे उपजाऊ जमीन साबित हुए हैं, जैसा कि विंकलर हमें बताते हैं और जैसा कि पाठक अब तक कई बार देख चुके होंगे।
मिथक के अच्छी तरह से प्रमाणित और यहाँ तक कि प्रामाणिक संस्करणों के विकल्पों की कल्पना करने की परंपरा पुरातनता में ही वापस चली जाती है। ये परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई है। इतालवी पौराणिक कथाओं का हवाला देते हुए विंकलर अस्थायी सिनेमाई पुनर्व्याख्या की घटना को जारी रखते हैं। ग्रीक मिथकीय परंपरा का व्याख्यात्मक आयाम शायद यहां कहीं और अधिक स्पष्ट नहीं है। सिनेमा और उसके वंशज टेलीविजन पुरातनता की पुनर्कल्पना और पुनःाविष्कार के लिए सबसे उपजाऊ जमीन साबित हुए हैं, जैसा कि विंकलर हमें बताते हैं और जैसा कि पाठक अब तक कई बार देख चुके होंगे। मिथक के अच्छी तरह से प्रमाणित और यहाँ तक कि प्रामाणिक संस्करणों के विकल्पों की कल्पना करने की परंपरा पुरातनता में ही वापस चली जाती है। ये परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई है। इतालवी पौराणिक कथाओं का हवाला देते हुए विंकलर अस्थायी सिनेमाई पुनर्व्याख्या की घटना को जारी रखते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। निर्देशक विटोरियो कोटाफावी द्वारा लिखित इस उपन्यास को नवपौराणिकवाद कहा गया है। इस खंड के शुरुआती अध्यायों में पाठक ने जिम मुथोई के कृत्यों और संदर्भों का सामना किया है और विशेष रूप से कैलम के मिथक और धर्म अध्याय में उनसे इस तरह का नवपौराणिकवाद कितना दूर हो सकता है। इसका पता उदाहरण के लिए निर्देशक वोल्फगैंग पीटरसन द्वारा उनकी फिल्म ट्रॉय 2004 के संबंध में की गई टिप्पणियों से चलता है। मुझे लगता है कि अगर हम उनसे वहां परामर्श कर सकते तो होमर आज सबसे पहले सलाह देते, देवताओं से छुटकारा पाए। कुछ पाठकों के लिए इस तरह का दावा अविश्वास के साथ प्राप्त होगा, क्योंकि ये मुथोई के फ्रेमिंग संदर्भों को पूरी तरह से नकारने के परिणाम स्वरूप मामलों की एक उलट स्थिति को उजागर करता है। लेकिन विंकलर का तर्क है, फिल्म निर्माता पौराणिक फिल्में बनाते समय अपने स्वयं के नियमों का पालन करते हैं और खुद को अपने स्रोतों से बंधा हुआ नहीं मानते हैं। इस प्रक्रिया में वे प्राचीन कवियों की तरह कहानियों के अनुकूलक बन जाते हैं, जिन्होंने अपने महाकाव्यों या नाटकों के लिए मिथक के पुराने संस्करणों से सामग्री ली थी। इस प्रकार विंकलर आगे कहते हैं, कोटाफावी की फिल्म हरक्यूलिस कॉन्कर्स अटलांटिस 1961 नवपौराणिकवाद का एक प्रमुख उदाहरण है, लेकिन ये इससे कहीं अधिक है। ये आधुनिक संदर्भों में अतीत के बारे में समाज की समझ का उदाहरण है। अटलांटिस, जिसके भयावह खतरे से हरक्यूलिस दुनिया को बचाता है, 20वीं सदी को दो प्रमुख पहलुओं में दर्शाता है: परमाणु सर्वनाश की संभावना और अधिनायकवादी विचारधाराओं द्वारा उत्पन्न विनाश का खतरा। संपादक ने चुना है खुलासा करते हुए, कोई उम्मीद करता है, अगर बेशक थोड़ा अजीबोगरीब तरीके से प्रत्येक खंड की प्रस्तावना ए वंडर बुक 1 और टैंगलवुड टेल्स 2 से कुछ प्रासंगिक पंक्तियों के साथ करने के लिए, जो हॉथॉर्न की 19वीं सदी के मध्य में विभिन्न ग्रीक मिथकों की पुनर्कथन है। जाहिरात तौर पर बच्चों के लिए दूरस्थ रूप से दूसरे का एक रचनात्मक रूपांतर एक ट्रांसेंडेंटलाइज न्यू इंग्लैंड में उस दशक से पहले लिखा गया था, जो उस रूबिकनिक उथल पुथल से पहले था, जिसने एक राष्ट्र को अलग कर दिया और उसके बच्चों को काया पलट कर दिया, अपने बेटों को भूत बना दिया, अपनी बेटियों को विधवा बना दिया। हॉथॉर्न के प्रत्येक चयन के बाद एक प्राचीन ग्रीक पाठ है, 2 अपोलोडोरस से, 1 हेसियोड से। दूसरे के लिए इन सामग्रियों की मोहक रोमांटिक पारिवारिकता और एक ऐसी दुनिया में उनके पूर्ण विदेशीपन की याद दिलाना, जहां से उनका प्रारंभिक ढांचा बहुत पहले गायब हो गया था। शायद पाठक दूसरों को पहचान लेंगे। ये पुरानी किंवदंतियां, जो हमारी ईसाईकृत नैतिक भावना के लिए सबसे घृणित हर चीज से भरी हुई है, उनमें से कुछ इतनी घिनौनी है, दूसरी इतनी उदास और दयनीय, जिनके बीच ग्रीक त्रासदियों ने अपने विषयों की तलाश की और उन्हें दुनिया में देखे गए दुख के सबसे कठोर रूपों में ढाला। क्या ऐसी सामग्री बच्चों के खेलने की चीजों के लिए उपयुक्त थी? उन्हें कैसे शुद्ध किया जाए? उनमें धन्य सूर्य की रोशनी कैसे डाली जाए? लेकिन यूस्टिस ब्राइट, हॉथॉर्न के विलियम्स कॉलेज के कथावाचक, ने मुझे बताया
कि ये मिथक दुनिया की सबसे अनोखी चीजें हैं और जब भी वो किसी मिथक के बारे में बताना शुरू करता है तो वो हमेशा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये मिथक उसके श्रोताओं की बचकानी शुद्धता के साथ कितनी तत्परता से खुद को ढाल लेता है। आपत्तिजनक विशेषताएं एक परजीवी वृद्धि लगती है जिनका मूल कथा से कोई आवश्यक संबंध नहीं है, वे दूर हो जाती है और उनके बारे में और नहीं सोचा जाता जैसे ही वो अपनी कल्पना को मासूम छोटे घेरे के साथ सहानुभूति में रखता है जिसकी खुली आंखें उस पर इतनी उत्सुकता से टिकी हुई है। इस प्रकार कहानियां कथावाचक के किसी भी तनावपूर्ण प्रयास से नहीं बल्कि उनके अंतर्निहित बीज के साथ सामंजस्य में खुद को बदल देती है और उन आकृतियों को फिर से ग्रहण कर लेती है जो दुनिया के शुद्ध बचपन में उनके पास होने की उम्मीद की जा सकती थी। जब पहले कवि या रोमांस लेखक ने ये अद्भुत किंवदंतियां सुनाई, ऐसा यूस्टिस ब्राइट का मत है, तब भी ये स्वर्ण युग था। बुराई कभी अस्तित्व में नहीं आई थी और दुख, दुर्भाग्य, अपराध केवल छायाएं थी जिन्हें मन ने अपने लिए काल्पनिक रूप से बनाया था, बहुत अधिक धूप वाली वास्तविकताओं के खिलाफ आश्रय के रूप में, या अधिक से अधिक लेकिन भविष्य सूचक सपने जिन पर सपने देखने वाले ने खुद को जागृत विश्वास नहीं दिया। बच्चे अब उस खुशहाल युग के पुरुषों और महिलाओं के एकमात्र प्रतिनिधि हैं और इसलिए यह है कि हमें मूल मिथकों को फिर से बनाने के लिए बुद्धि और कल्पना को बचपन के स्तर तक उठाना चाहिए। नाथनियल हॉथॉर्न टैंगलवुड टेल्स 1853 की प्रस्तावना से हॉथॉर्न को स्वयं संदर्भ में रखने की दिशा में, हालांकि केवल आंशिक रूप से, और हॉथॉर्न को केवल संदिग्ध रूप से पौराणिक कथाकार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ग्राफ की टिप्पणियां सहायक है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के पौराणिक कथाकार इस धारणा से चिपके हुए थे कि मिथक की व्याख्या करने के लिए किसी को इसकी उत्पत्ति का पता लगाना होगा, जो उनका मानना था मानव जाति के बचपन में निहित है। तदनुसार मिथक की व्याख्या में हमेशा प्रारंभिक मनुष्य के जीवन का पुनर्निर्माण शामिल होता था। इस पुनर्निर्माण के लिए आधार की आवश्यकता के कारण सिद्धांतकारों ने बुराई कभी अस्तित्व में नहीं थी और दुख, दुर्भाग्य, अपराध केवल छायाएं थी जिन्हें मन ने अपने लिए कल्पना पूर्वक बनाया था, बहुत अधिक धूप वाली वास्तविकताओं के खिलाफ आश्रय के रूप में, या अधिक से अधिक लेकिन भविष्य सूचक सपने जिन पर सपने देखने वाले ने खुद जागृत विश्वास नहीं दिया। बच्चे अब उस खुशहाल युग के पुरुषों और महिलाओं के एकमात्र प्रतिनिधि हैं और इसलिए यह है कि हमें मूल मिथकों को फिर से बनाने के लिए बुद्धि और कल्पना को बचपन के स्तर तक उठाना चाहिए। नाथनियल हॉथॉर्न टैंगलवुड टेल्स 1853 की प्रस्तावना से हॉथॉर्न को स्वयं संदर्भ में लाने की ओर, हालांकि केवल आंशिक रूप से, और हॉथॉर्न को केवल संदिग्ध रूप से पौराणिक कथाकार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ग्राफ की टिप्पणियां सहायक है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के पौराणिक कथाकार इस धारणा से चिपके रहे। तदनुसार मिथक की व्याख्या में हमेशा प्रारंभिक मनुष्य के जीवन का पुनर्निर्माण शामिल प्रतीत होता है। इस पुनर्निर्माण के लिए आधार की आवश्यकता के कारण मिथक के सिद्धांतकारों ने बुराई कभी अस्तित्व में नहीं थी और दुख, दुर्भाग्य, अपराध केवल छायाएं थी जिन्हें मन ने अपने लिए कल्पना पूर्वक बनाया था, बहुत अधिक धूप वाली वास्तविकताओं के खिलाफ आश्रय के रूप में, या अधिक से अधिक लेकिन भविष्य सूचक सपने जिन पर सपने देखने वाले ने खुद जागृत विश्वास नहीं दिया। बच्चे अब उस खुशहाल युग के पुरुषों और महिलाओं के एकमात्र प्रतिनिधि हैं और इसलिए यह है कि हमें मूल मिथकों को फिर से बनाने के लिए बुद्धि और कल्पना को बचपन के स्तर तक उठाना चाहिए। नाथनियल हॉथॉर्न टैंगलवुड टेल्स 1853 की प्रस्तावना से हॉथॉर्न को स्वयं संदर्भ में लाने की ओर, हालांकि केवल आंशिक रूप से, और हॉथॉर्न को केवल संदिग्ध रूप से पौराणिक कथाकार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ग्राफ की टिप्पणियां सहायक है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के पौराणिक कथाकार इस धारणा से चिपके रहे। तदनुसार मिथक की व्याख्या में
हमेशा प्रारंभिक मनुष्य के जीवन का पुनर्निर्माण शामिल प्रतीत होता है। इस पुनर्निर्माण के लिए आधार की आवश्यकता के कारण मिथक के सिद्धांतकारों ने